हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रुद्र अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में समझाया था, इस वीडियो में मैं पाचन तंत्र में उपस्थित हमारी पाचन ग्रंथियों तथा पाचन की क्रियाविधि को समझाऊंगी। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है कि आज हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियाँ। सबसे पहले जो हमारी पाचन ग्रंथियाँ होती है उनसे हमें पाचक रस प्राप्त होता है, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। जो पाचन रस होता है वह हमारे भोजन को पाचन योग्य बनाता है, जिससे हमारे भोजन का पाचन हो सके। या अपन कह सकते हैं कि जो पाचक रस होता है वह हमारे भोजन को अवशोषण हेतु, जिससे हमने पहले पढ़ा था, जिससे हमारा भोजन का अवशोषण हो जाता है और हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके लिए बनाता है। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र में मुख्यतः 3 पाचक ग्रंथियाँ होती। पहली है हमारी लाल ग्रंथि, जो कि हमारी मुख में स्थित होती है। दूसरी है हमारी यकृत ग्रंथि एवं तीसरी है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, इन तीनों ग्रंथियों को मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ। पहली, जैसा मैंने कहा है, लाल ग्रंथि, जो कि हमारे मुख में ये 3 भागों में बटी हुई है, ये है हमारी लाल ग्रंथि। दूसरी है हमारी यकृत ग्रंथि, जो कि हमारे अमाशय के ऊपर इधर स्थित है। और तीसरी है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, जो कि हमारे अमाशय के नीचे, बड़ी आंत के ऊपर तथा अमाशय के नीचे स्थित है। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी लाल ग्रंथि। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है कि जो हमारी लाल ग्रंथि है वह हमारे मुख में स्थित होती है। ठीक है, और इसमें हमारे लार को उत्पन्न करती है। ये हमारे लार को, ये लार एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, ये जो लार है ये हमारी सिरमी तरल व चिपचिपे श्लेष्मा से बनता है। ठीक है, इनका कार्य, यानी लाल का कार्य ये होता है, पहला कार्य तो ये होता है कि लाल भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन मुख में ही प्रारंभ कर देती है। दूसरा कार्य ये होता है कि ये हमारे भोजन को गीला व चिपचिपा बना देती है, जिससे कि भोजन को निगलने में आसानी होती है। एवं तीसरा कार्य होता है ये हमारी मुख गुहिका व दंत व जीवा आदि की सफाई का कार्य भी हमारी लार ही करती है। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है कि हम जो हमारी लाल ग्रंथि है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। जो पहली आती है हमारी लाल ग्रंथि की, उसे कहते हैं हम कर्णपूल ग्रंथि। ठीक है, ये हमारे गालों में पाई जाती है तथा इससे सिरमी तरल का स्त्रावन होता है। दूसरी आती है हमारी अधोजम ग्रंथि। ये हमारी एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ही यहाँ पे ये है कि इससे हमारी सर्मी तरल व श्लेष्मिका दोनों का स्त्रावन होता है। ठीक है, लास्ट वाली आती है हमारी अधोजीवा ग्रंथि। ठीक है,
तो ये हमारी जीवा के नीचे स्थित होती है, ठीक है, तथा इससे श्लेष्मिका का ही स्त्रावन होता है। जो हमारी कंदपुल ग्रंथि है वो केवल सर्मित तरल का करती है, और जो अधोजीवा ग्रंथि है वो केवल श्लेष्मिका का करती है। पर अधोजम ग्रंथि है ये हमारा सर्मित तरल और श्लेष्मिका दोनों का स्त्रावन करती है। तथा हमारी पाचन तंत्र की दूसरी ग्रंथि आती है अग्नाशय, ठीक है। तो अग्नाशय है ये हमारी एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। कैसे मिश्रित है कि ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि व बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथि उसमें क्या करती है कि ये इंसुलिन व ग्लूकेगॉन दोनों हार्मोन्स का स्त्रावन करती है। और ये दोनों हार्मोन्स क्या करती है, जो हमारे रक्त में शर्करा का स्तर है उसका नियंत्रण करते हैं, ठीक है। और जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि है वह हमारे यकृत, ग्रसनी तथा तिल्ली आदि इन तीनों से घिरी हुई रहती है, ठीक है। तथा ये हमारे 6 से 8 इंच लंबी होती है तथा यू आकारी होती है। और इससे स्त्रावित जो एंजाइम होते हैं वो हमारा प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करते हैं। और हमारी तीसरी ग्रंथि है यकृत, ठीक है। ये हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तथा महत्वपूर्ण ग्रंथि है, ठीक है। ये हमारा त्रिकोणाकार अंग होता है जो कि हमारे मध्यपट जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं उसके नीचे स्थित होता है, ठीक है। यकृत को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं, दाई व बायूर। हम जब यकृत को देखते हैं तो उसको हम दो भागों में बांटते हुए देखते हैं, दायूर और बायूर। और अगर हम उसको अग्र सतह से देखें तो हम अतिरिक्त दो पालियों में उसको मतलब और ज़्यादा दो पालियों में उसको बांटते हैं। और जो हमारा यकृत रहता है ये हमारे 1 लाख जिसे 1 लाख इकाइयों से बना होता है। उन इकाइयों को हम कहते हैं यकृत पालिया, ठीक है। ये हमारी यकृत की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि यकृत का अगर अपन कार्य की बात करें तो यकृत का कार्य ये होता है कि ये पित्त का लवन करता है, पित्त का निर्माण करता है, ठीक है। पित्त का निर्माण होता है हमारे यकृत से। फिर हमारी 2 वाहिनियाँ होती, एक वाहिनी तो होती है हमारी पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र, और दूसरी वाहिनी होती है हमारी पित्त वाहिनी। ये दोनों हमारे पित्त को जो कि हमारी यकृत से जिसका निर्माण हुआ है उसको ले जाती है हमारे पित्ताशय में, ठीक है। पित्ताशय हमारे जो यकृत होता है उस पे उसके अवतल में स्थित होता है, ठीक है। एवं इसका कार्य ये होता है कि ये पित्ताशय पित्त लवण को या पित्त रस को इकट्ठा करता है, ठीक है। और इसमें एक पित्ताशय नली होती है
पित्ताशयी नली जो कि हमारे पित्त रस को डेडुनम जो कि हमारा एक छोटी आंत का भाग है, प्रथम भाग है, उस तक पहुंचाती है। अब जैसा कि हमने पाचन तंत्र के सभी ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पाचन तंत्र की जो ग्रंथियाँ होती है वो मुख्यतः हमको एंजाइम प्रदान करती है, जिससे कि हमारे भोजन का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। तो अब मैं आपको विभिन्न ग्रंथियों में से निकलने वाले या विभिन्न ग्रंथियों में से स्रावित होने वाले एंजाइम बताऊंगी, उनके कार्य बताऊंगी। कार्य का मतलब है यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको बताया कि भोजन अपन ग्रहण जटिल अवस्था में करते पर उसको अपन क्या करते हैं, उसका सरलीकृत कर देते ताकि उसका क्या हो जाए, अवशोषण हो जाए। अवशोषण हो जाएगा तो अपन को ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तीसरा आता कार्य स्थल। आप सब लोग ऐसा सोच रहे होगे कि यहाँ पे ये कार्य स्थल एवं पाचन रस का स्रावित करने वाले अंग और ग्रंथि में क्या अंतर होता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि पाचक रस यानी जो अपना एंजाइम होता है उसको स्रावित करने वाले अंग या ग्रंथि अलग होती है, और वह रस या वह एंजाइम कहाँ पे कार्य करता है वो होता है अपना कार्य स्थल। देखिए मैं आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहले आती है अपन ने सबसे पहले पढ़ी है लाल ग्रंथि जो कि अपने मुख में होती है। मुख से अपना जो अपनी लार होती है उसको अपन बोलते हैं टाइलिन एंजाइम, इसे एमिलेज भी बोलते हैं तथा इसको एमाइलेज भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही है, ठीक है, बस इसके नाम चेंज है। अगर कोई दूसरा नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, यही है, ठीक है। अब इसका कार्य की बात आती है। कार्य क्या है कि पॉलीसेकेराइड में मतलब होते हैं कि बड़े अणु किसके, स्टार्च के। स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब क्या होते हैं, बड़े होने होते हैं, जो कि अपन एक तरह से अपन कह सकते हैं जटिल अवस्था में होते हैं। अब अपन उसको छोटे पॉलीसेकेराइड के रूप में यहाँ पे माल्टोज उदाहरण दिया हुआ है कि ये जो लार होता है, लाल ग्रंथि होती है, ये अपने लाल को स्रावित करती है, जिसको अपन बोलते हैं टाइलिन, एमाइलेज या एमिलेज, ठीक है। ये अपने पॉलीसेकेराइड जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोल को छोटे पॉलीसेकेराइड से माल्टोज आदि में विभक्त करती है। तो ये अपनी ये क्रिया है कि स्टार्च से माल्टोज बनना, ये होती है अपनी मुखगुहा में, ठीक है। दूसरा आता है अपना आमाशय। देखिए मुझे पता है कि ग्रंथि में अपन ने आमाशय नहीं पढ़ा है, पर आमाशय में भी दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे आमाशय को भी लिया है। ये एक अपना अंग हो गया आमाशय। आमाशय से निकलने वाले जो एंजाइम होता है उसको अपन जठर रस कहते हैं, ठीक है। अब जठर रस में दो एंजाइम आते हैं, एक आता है अपना पेप्सिन और दूसरा आता है रेनिन। तो ये जो आपको मैंने गोल करके कर रखा है ये नंबर है, और ये जो ऐसे कोष्टक करके रख रखा है ये उसका कार्य है, ठीक है। सबसे पहले आता है अपना पेप्सिन। पेप्सिन का कार्य क्या होता है कि जो प्रोटीन रहता है उसको वह पेप्टाइड्स में बदलता है। पेप्सिन का कार्य यहाँ पे क्या है, प्रोटीन उसको पेप्टाइड में बदलता है। दूसरा अपना आता है रेनिन। रेनिन का क्या होता है कि जो अपने दूध में घुला हुआ प्रोटीन होता है ना, उसको बोलते हैं अपन केसीन, ठीक है। तो ये केसीन को पैराकेसीन में चेंज करता है, या उसको केसीन को पैराकेसीन में सरलीकृत करता है। तो ये तो दोनों क्रिया है, ये होती है अपनी आमाशय के अंदर, ठीक है। अब अपने सेकंड ग्रंथि पढ़ी थी वहाँ पे अपनी अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय में टोटल 6 प्रकार के एंजाइम आते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने जैसा कि डायग्राम देखा ही है कि यहाँ ये है अपना अग्नाशय, ठीक है। यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि अपना आमाशय है। आमाशय से यहाँ पे छोटी आंत प्रारंभ होती हैं, तो ये अपनी सी आकार का भाग है जिसे अपन ने डेडुनम भी कहा है। अग्नाशय का रस, जितना भी रस होती है जिसे अग्नाशय एंजाइम कह सकते हैं अपन, वह सब इसी स्थान पे आके अपने भोजन में मिलते हैं, ठीक है, और उस भोजन को सरलीकृत करते हैं। देखिए कौन कौन से एंजाइम आके मिलते हैं अपने। सबसे पहला आता है एमिलेज। एमिलेज अपन ने यहाँ पे भी पढ़ा है, टाइलिन और एमाइलेज। ये वही होता है जो कि अपन ने यहाँ पे पहले ही पढ़ा था कि जो स्टार्च को अपन माल्टोज में चेंज करता है। यहाँ पे भी यही है कि स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। दूसरा आता है अपना ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है कि जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टाइड में बदलता है, ठीक है। थर्ड आता है ना क्राइमोट्रिप्सिन। क्राइमोट्रिप्सिन का भी कार्य यही होता है कि ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। फोर्थ आता है अपना
कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, ये अपना जो प्रोटीन या पेप्टाइड होते हैं उसको अमीनो अम्ल में बदलता है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, प्रोटीन सबसे बड़ी इकाई होती है, उसके बाद में वो टूटती है अपने पेप्टाइड में, और पेप्टाइड टूटता है अपना अमीनो अम्ल में। तो ये जो दो है, ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलते हैं। एक अपने आमाशय में भी पढ़ा था अपने आमाशय में पेप्सिन, जो अपने प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। यहाँ पे जो ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हैं, ये जो आपने प्रोटीन बना, ये अपने पेप्टाइड बना, उसको भी, उससे भी छोटी इकाई होती है अपनी अमीनो अम्ल, उसमें बदल देता है। फिफ्थ आता है अपना लाइपेज। जो अपना लाइपेज होता है, ये जो अपने भोजन में जितना भी वसा होता है उसको मोनोग्लिसराइड में या वसीय अम्ल में चेंज करता है। सिक्स्थ आता है अपना न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस में क्या होता है, जो भी अपने भोजन में डीएनए आरएनए रहता है उसको वो न्यूक्लियोटाइड में चेंज करता है, ठीक है। तो अपन ने अग्नाशय में कितने 6 प्रकार के एंजाइम पढ़े, उनकी अपन ने यहाँ पे ये पढ़ा है कि कौन किसको किस में बदलता है। ये जो कार्य होता है ये छोटी आंत में होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में पहले ही बताया है कि यहाँ पे अपना अग्नाशय है, यहाँ से अपनी जो अमाशय से इस वाले भाग से प्रारंभ होती है अपनी छोटी भाग, तो ये सी आकार का भाग है जिसे अपन ने डेड्यूनम कहा है। यहाँ पे ही ये सारे रस आते हैं, इनका निर्माण अग्नाशय से होता है, ये स्रावित अग्नाशय से होते हैं, बट ये कार्य क्या करते हैं या इनका कार्यस्थल क्या होता है, छोटी आंत होता है, जैसा कि यहाँ पे आप लिखे हुआ देख रहे हैं। अब आता है अपनी आंत्रीय रस। आंत्रीय रस क्या होता है कि अपनी जो छोटी आंत रहती है, छोटी आंत में मैंने आपको उसमें बताया है कि डेड्यूनम भाग में आंतरिक कोशिकाएं होती हैं। आंतरिक कोशिकाएं क्या करती है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम को स्रावित करती है जिससे कि उनका भोजन का पाचन हो जाए। सबसे पहले आता है अपना माल्टेज। मैं आपको माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज की क्रिया को एक बता देती हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है माल्टेज। माल्टेज एक एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भोजन में माल्टोज रहता है उसको सुक्रोज में ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ठीक है। दूसरा है अपना लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है, जो अपने भोजन में लैक्टोज रहता है उसको ग्लूकोज में चेंज करता है। थर्ड आता है अपना सुक्रोज। सुक्रोज क्या करता है कि जो सुक्रेज है, यहाँ पे सुक्रेज क्या करता है, जो सुक्रोज होता है उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। यहाँ पे बस ये है कि चेंज अपना ग्लूकोज में ही होंगे तीनों, पर ये जो अपने एंजाइम के नाम है इसमें ए की मात्रा की जगह यहाँ पे ओ की मात्रा लग गई। जैसे माल्टेज है तो माल्टोज हो जाएगा और ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। लैक्टेज है तो लैक्टोज हो जाएगा और ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। सुक्रेज है तो सुक्रोज हो जाएगा और ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। अब वो फोर्थ आता है अपना लाइपेज। लाइपेज अपन ने ऊपर भी पढ़ा है अग्नाशय में 5th नंबर पे, जो क्या कर रहा है यहाँ पे वसा को मोनोग्लिसराइड या वसीय अम्ल में चेंज कर रहा है। यहाँ पे भी यही कर रहा है कि जो वसा होती है अपने भोजन में उसको वसीय अम्ल या ग्लूकोज में चेंज करता है। फिफ्थ आता है अपना न्यूक्लियोजेस। ये अपन ने यहाँ पे अग्नाशय में 6 नंबर पे पढ़ाई था। इसका कार्य क्या बताया था, यहाँ पे डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो डीएनए आरएनए ही होते हैं, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, डीएनए आरएनए को अपन न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं और कुछ भी होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, इनके अलावा जरूरी नहीं कि डीएनए आरएनए ही हो, पर हाँ डीएनए आरएनए भी एक तरह के न्यूक्लिक अम्ल ही है। तो अपना न्यूक्लियोसिस होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोसिस होता है वो अंतिम रूप में क्या बनाता है, अपना न्यूक्लियोटाइड बनाता है। यहाँ पे भी उन्होंने न्यूक्लियोटाइड ही बनाया और यहाँ पे भी इसने न्यूक्लियोटाइड ही बनाया है। अब 6 नंबर पे आता है अपना डाइपेप्टाइड्स। ये डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। अमीनो अम्ल मैंने आपको बताया है प्रोटीन की छोटी इकाई होती है। तो ये डाइपेप्टाइड्स क्या करता है, डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। 7th आता है अपना फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार व राइबोज में बदलता है। अपन ने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे पढ़ा है, जो न्यूक्लियोसिस होता है ये न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है और यहाँ वाला न्यूक्लियोसिस डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। तो अब इस न्यूक्लियोटाइड को हमारा जो फॉस्फेटेज होता है वो नाइट्रोजन क्षार व राइबोज में बदलता है। तथा अपना 5th आता है यकृत, जो कि अपन ने तीसरी ग्रंथि पढ़ी थी, ठीक है। यकृत क्या होता है, यकृत से होता है अपना पित्त लवण का निर्माण होता है, ठीक है।
पित्त लवण का कार्य क्या होता है, जो अपने भोजन में वसा रहता है उसको वसी अम्ल या वसी गुलिकाओं में बदल देता है, ठीक है। और ये जो क्रिया होती है ये अपनी छोटी आंत में होती है। जैसा कि अब हमने पाचन ग्रंथियाँ भी पढ़ ली है। देखो अपन ने पाचन तंत्र को जब शुरू किया था तब मैंने आपको बोला था उसको 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला भाग है अपना अंग, जिसको अपन ने पढ़ लिया है। दूसरा भाग आता है अपने पाचन ग्रंथियाँ, जिसे भी अपन ने पढ़ लिया है। अब तीसरा भाग आता है अपना पाचन की क्रियाविधि, ठीक है। अब हम इस क्रियाविधि को पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है कि जब भोजन का पाचन होगा ना, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी, जो मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम द्वारा संपादित होगी, ठीक है। इसमें कुछ यांत्रिक क्रियाएं भी होगी, ठीक है। इसमें जल अपघटन भी होगा, ठीक है। ऐसा करके अपने भोजन का पाचन हो जाएगा, जिससे अपन को क्या मिल जाएगी, अपन को ऊर्जा मिल जाएगी और अपना जो अपशिष्ट रहेगा उसको अपन बाहर त्याग देंगे, ठीक है। तो पाचन की क्रियाविधि को समझने के लिए अपन ना उसको उसके डायग्राम को समझेंगे। और चलो पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि अपने जो भोजन के घटक होते, जैसे कि पहला घटक मैंने बोला है आपको कार्बोहाइड्रेट है। पाचक, कार्बोहाइड्रेट पाचक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कौन करता है, एक करता है अपना एमिलेज। आप सभी को पता होगा एमिलेज अपन ने 2 जगह पढ़ा है, एक होता है अपना लाल ग्रंथि द्वारा स्रावित, दूसरा होता है अपना अग्नाशय द्वारा, ठीक है। दूसरा होता है माल्टेज, ये अपन ने आंत्र में पढ़ा था कि आंत्रिक रस इनका स्रावन करती है। तीसरा होता है अपना सुक्रेज, इसको भी अपन ने आंत्र में ही पढ़ा था कि ये आंत्र द्वारा इस एंजाइम का स्रावन होता है, ठीक है। ये होते कार्बोहाइड्रेट पाचक, यानी इनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एंजाइम की बात हो रही है, वो यही है कि जब भोजन के रूप में अपन कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करेंगे तो जो एंजाइम होगी, ये तीनों एंजाइम उसको क्या करेगी, उसका पाचन करेगी, जिससे अपन को ऊर्जा प्राप्त हो जाए, ठीक है। दूसरा होता है अपना प्रोटीन, प्रोटीन पाचक, ठीक है। प्रोटीन पाचक में क्या है, एक तो होगा अपना ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अपन ने कहाँ पढ़ा है, ट्रिप्सिन अपन ने अग्नाशय में पढ़ा था। एक होगा काइमोट्रिप्सिन और एक होगा अपना पेप्सिन। काइमोट्रिप्सिन भी अपन ने अग्नाशय में पढ़ा और पेप्सिन अपन ने पढ़ा है अपने आमाशय में, ठीक है। तो ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन पाचक, ठीक है। तीसरा आता है अपना वसा पाचक। वसा पाचक तो आपने पढ़ा ही है कि वसा पाचक क्या होता है, अपना लाइपेज, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको सारणी बता दी, पर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ कि कौन से घटक का पाचक कौन सा बताया गया है। फोर्थ आता है अपना न्यूक्लियोएजेज, ठीक है। न्यूक्लियोएजेज में क्या बताया हुआ है कि इसका पाचन करता है अपना न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। और न्यूक्लियोएजेज जो अपने डीएनए आरएनए रहते हैं उनके संबंधित जो भी अपने घटक होते हैं उन दोनों का पाचन अपना एक तो न्यूक्लियोटाइडेज करता है और न्यूक्लियोएजेज करता है। चलिए अब अपन भोजन के पाचन की क्रियाविधि को समझते हैं। तो भोजन के पाचन की क्रियाविधि को मैं आपको लिख के ना समझा के मैं आपको वर्बली चित्र में डायग्राम में समझाती हुई समझाऊंगी, जैसा कि आप सभी डायग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि हम भोजन करते मुख से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो मुख से अपन ने जब भोजन ग्रहण किया तो यहाँ पे क्या उपस्थित है, अपनी लाल ग्रंथि। तो लाल ग्रंथि क्या करती है, लाल का स्रावन करती है, ठीक है। मुख में अपने क्या उपस्थित होते हैं, दंत उपस्थित होते हैं। तो अब दंत क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे भागों में
काट देते हैं या टुकड़े कर देते हैं उसके, ठीक है। लार क्या कर देती है, उसको गीला बना देती है, चिपचिपा बना देती है। तो अब लार जब भोजन में मिल गई, उसको चिपचिपा बना दिया और दंतों ने उसको काट दिया, तो अब वो क्या होता है, बोलस के रूप में धीरे 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 क्रमाकुंचन गति करता हुआ अपनी ग्रसनी में जाता है, ठीक है। जब ग्रसनी से अपन भोजन ग्रहण करते हैं किसमें, ग्रास नली में, तब मैंने आपको बताया था कि इस जगह अपना एक घाटी ढक्कन होता है एपिग्लोटिस, वो उस टाइम ढक जाता है। क्यों ढक जाता है कि जब अपन भोजन ग्रहण करें तो भोजन का कोई भी कण अपनी जो श्वास नली में ना जाए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो घाटी ढक्कन होता है वो ढक जाता है, ठीक है। अब अपने ग्रसनी से अपना भोजन घाटी ढक्कन ढक जाता है तो अपना भोजन किस में चला जाता है, ग्रास नली में चला जाता है, ठीक है। अब आता है ग्रास नली। ग्रास नली से वो क्रमाकुंचन गति करता हुआ जाता है अपना आमाशय में, ये आता है आमाशय। तो आमाशय में मैंने आपको 2 अवरोधनी बताई थी, जिसमें एक अवरोधनी बताई थी मैं जठरागम अवरोधनी। जठरागम अवरोधनी क्या करती है कि आमाशय का सबसे ऊपरी भाग में होती है, वो धीरे धीरे भोजन के निकास को आमाशय में लाती है, मतलब भोजन के निकास को प्रारंभ करती है और धीरे धीरे भोजन क्या होता था, आमाशय में आ जाता है, ठीक है। आमाशय में भोजन आ गया। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि आमाशय में अपने 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। तो पेप्सिन का कार्य बताया था मैंने, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देगा, और केसिन क्या करेगा, रेनिन क्या करेगा, केसिन को पैराकेसिन में बदल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही ये एंजाइम स्रावित होते हैं और यहाँ पे ही ये क्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद में भोजन आता है अपना यहाँ, ठीक है, जो कि अपना ये छोटी आंत। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। ये आ गई अपनी अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि के जो अग्नाशय रस होते हैं वो आके अपने भोजन में मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने आप सभी को अग्नाशय ग्रंथि के रस 6 प्रकार के बताए, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले आता है अपना एमिलेज। एमिलेज क्या होता है कि अपने स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। दूसरा आता है अपना ट्रिप्सिन, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। तीसरा आता है अपना क्राइमोट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। चौथा आता है अपना कार्बोक्सीपेप्टेज, जो अपने प्रोटीन या पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। फिफ्थ आता है अपना लाइपेज, जो वसा को मोनोग्लिसराइड या सी अम्ल में बदलता है। सिक्स आता है अपना न्यूक्लिएजेज, जो कि अपने डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियाइड में बदलता है, ठीक है। तो ये जितने भी 6 प्रकार के मैंने आपको एंजाइम बताए, ये अपने इसी वाले भाग में आके मिलते हैं, ठीक है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि यहाँ पे यकृत ग्रंथि है, ठीक है। यकृत ग्रंथि में क्या होता है कि पित्त लवण का निर्माण होता है, ठीक है। पित्त लवण का निर्माण यकृत ग्रंथि में होता है, पर वो इकट्ठा किस में होता है, अपना पित्ताशय में, ठीक है। ये आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि अपना जो पित्त लवण का निर्माण तो यकृत में होगा, परंतु वो संचित का अपना पित्ताशय में, और पित्ताशय में एक पित्ताशय नलिका होती है, जिसके द्वारा वो अपना जो रस होता है, पित्त लवण होता है, वो आता है अपना यहाँ पे छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से भाग में, डिड्यूनम भाग में, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया ही है कि भाई यकृत से अपना पित्त लवण का निर्माण होता है, और पित्त लवण क्या करता है, जो अपने भोजन में वसा होता है ना, उसको वसीय अम्ल तथा वसीय गुलिकाओं में विभक्त कर देता है, या उसको वसा से वसीय अम्ल या वसीय गुलिकाओं में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये क्रिया का होती है छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से वाले भाग में, डिड्यूनम वाले भाग में, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। अब अपना भोजन मैंने आपको बोला है कि आमाशय में 2 ग्रंथि होती है। अपन ने पहली ग्रंथि यहाँ पे पढ़ ली थी, जो थी अपनी ग्रास नली अवरोधनी, ठीक है। अब आती है अपना जठरा निर्गम अवरोधनी, ठीक है। जठरा निर्गम अवरोधनी का क्या है ये कि जैसे आमाशय में इतना सारा भोजन है, अपन इतना सारा भोजन ग्रहण तो कर लेते हैं, पर वो एक ही मतलब जो उसकी जो गति रहती है उसी गति से आगे बढ़ता है, तो उस गति को बनाए रखने के लिए वो धीरे धीरे भोजन को आगे बढ़ाता है, ठीक है, जिससे भोजन का पाचन सही तरह से होते जाए और जितने भी अपने घटक है वो सही से पाचन, सभी का सही से पाचन होता जाए, ठीक है। अब आता है ये जो आप सभी जानते हो, छोटी आंत अवशोषण के लिए, पाचन के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया कि डिड्यूनम में इतनी तरह के एंजाइम आके यहाँ पे मिलते हैं, तो भोजन का पाचन हो ही जाता है, ठीक है। कुछ भाग आता है अपना जेजुनम वाले भाग। जेजुनम वाले भाग में मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे आंत्र कोशिकाएं रहती हैं, ठीक है। वो आंत्र कोशिकाएं कुछ आंत्र रस का स्रावन भी करती है, तथा आंत्र कोशिका का मुख्य कार्य यही होता है
कि वह पचित भोजन में से अवशोषण करे, ठीक है, और अवशोषण करके रक्त में पहुँचाए जिससे अपन को ऊर्जा मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं आतरस, आतरस क्या है, माल्टेज है जो कि अपना माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, लेक्टेज है लेक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रेज है सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है, लाइपेज है जो वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है, न्यूक्लियस है जो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदलते हैं, डाइपेप्टाइडेज है जो डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, फॉस्फेटेज है जो न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार या राइबोज में बदलता है। ये सारा कार्य का होता है हमारी छोटी आंत में होता है, ठीक है। ये छोटी आंत के वाले भाग यहाँ पे रसांकुर होते हैं या अपन कह सकते हैं आंत्र कोशिकाएं होती है। ये जो अपने 7 प्रकार के अपन ने ये पढ़े हैं एंजाइम, इनका स्त्रावन करती है तथा जो अपना पचित भोजन रहता है उनका अवशोषण करती है, ठीक है। अब आती है अपनी बड़ी आंत, ठीक है। तो बड़ी आंत में क्या होता है कि यहाँ से बड़ी आंत प्रारंभ होती है, ठीक है। बड़ी आंत अपने प्रारंभ होती है सीकम वाले भाग से, ठीक है। आप सभी को मैंने बताया हुआ ही है कि ठीक है अपनी बड़ी आंत प्रारंभ हो गई अपने सीकम वाले भाग से। यहाँ से अपना भोजन जाता है आरोही वाले भाग जो कि कोलन का भाग है, फिर अनुप्रस्थ में जाता है, फिर अवरोही में जाता है, फिर सिग्माकार में जाता है। तो इस वाले भाग में क्या होता है कि जो अपने भोजन में मतलब जो भी जल रहता है या खनिज लवण रहते हैं उनका अवशोषण होता है, क्योंकि वो क्या है छोटी आंत उनका अवशोषण नहीं करती। और कुछ ऐसा भी भोजन रहता है जो अपनी छोटी आंत में उसका अवशोषण नहीं होता है या उसका पाचन नहीं होता है, वो अपनी बड़ी आंत कर देती है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य रूप से अपन देखा जाए तो अपना जल और खनिज लवण का ही अवशोषण होता है, ठीक है। यहाँ तक अपन जब सिग्माकार में पहुँचते तब तक जितना भी अवशोषण होता रहता है भोजन का हो जाता है। उसके बाद में आता है अपना मलाशय। मलाशय में क्या होता है कि अपना जो भी शेष बचा अपशिष्ट होता है ना वो इकट्ठा होता है, ठीक है। यहाँ पे अपनी 2 अवरोधनियाँ भी होती हैं जिससे जब अपन को अपना जब आमाशय पूर्ण रूप से भर जाता है तब अपनी जो तंत्रिकाएं कोशिका होती है वो अपने मस्तिष्क तक सूचना पहुँचाती है, जिससे कि अपन फिर जो भी अपना अपशिष्ट वगैरह रहता है उसको गुदा द्वारा बाहर त्यागा जाता है। ये तो मैंने आपको चित्र द्वारा सारी क्रियाविधि बता दी है। अब आपके कुछ सिलेबस में महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं उसको भी आप सबको बता देती हूँ क्योंकि वो जानना आपके लिए सबसे आवश्यक है, ठीक है। अब पहला पॉइंट है अपना आमाशय। तो आमाशय में यहाँ पे 3 तरह के स्त्रावन बताए गए। पहला है अपना म्यूकस, दूसरा है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन और तीसरा है एचसीएल। तो एचसीएल क्या होता है कि जब भोजन अपने आमाशय में आता है तो एचसीएल होता है तो भोजन क्या हो जाता है अम्लीय हो जाता है, ठीक है। तो भोजन हो गया अपना अम्लीय। तो अब इस अम्लीय भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होता है या अपन ऐसे बताते हैं कि जो अम्लीय भोजन रहता है उसमें जो ये अपना प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन होता है वो अपना पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है और इसको सक्रिय करते इस अम्लीय भोजन को सक्रिय करता है। जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन होता है वो अपने अम्लीय भोजन को सक्रिय कर देता है जिससे वो अपने क्या हो जाता है एंजाइम पेप्सिन में बदल जाता है। और अपन ने पेप्सिन का वहाँ पे कार्य पढ़ा ही है कि पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन होता है कि हमारा प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। और जो नवजात शिशु रहते हैं जो दूध का सेवन करते हैं उसमें पेप्सिन की जगह रेनिन होता है, ठीक है। जो क्या करता है जो हमारे दूध में गुला प्रोटीन होता है उसको पेप्टाइड में बदलता है, ठीक है। नवजात शिशु में अपने पेप्सिन की जगह एक रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है जो क्या होता है अपने दूध में घुले हुए प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। तथा जो अपना एचसीएल का स्त्रावन होता है वो अपने आमाशय में उपस्थित ऑक्सिनटिक कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। और अब आपके दूसरा बिंदु ये दिया हुआ है कि जो अपना वसा रहता है उसका पाइसीकरण होता है, ठीक है। पाइसीकरण से मतलब है कि वसा रहता उसको अपन वसीय अम्ल में बदल देते हैं या वसीय गुलिकाओं में बदल देते हैं, ठीक है।
ये होता है अपना पाइसीकरण लाइपीज द्वारा, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो मतलब वसा को वसी अम्ल में या वसी गुलिकाओं में बदलता कौन है? लाइपेज बदलता है, और इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? पाइसीकरण कहते हैं। ये आपके 2 बिंदु दिए हुए थे एक्स्ट्रा में, मैंने आपको बता दिए।